Hit that subscribe button so you never miss any update from biology classes by Mission 100. Okay, so today we'll start with the second chapter of 11th class, that is biological classification. तो सबसे पहले हम इस हेडलाइन को ही पढ़ते हैं या समझते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो बायो मीन्स लिविंग, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग करना, किसी को क्लासिफाई करना. So it is a process by which scientists group organisms based on how similar they are. उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जिसको एक्सप्लोर करेंगे, जिस सेगमेंट को, वो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ताकि हमें पता चले हाउ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्चुअली इवॉल्व्ड एंड विच इज द वन वी आर यूजिंग राइट नाउ. So, for the very first time, the scientist that made an attempt to classify organisms was Aristotle. Aristotle सबसे पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक प्लांट, एक एनिमल्स. तो उन्होंने बोला, मतलब सिंपल बेसिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने ये डिवीजन की थी कि जो दोज हु कुड सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब कि अगर वो ऑटोट्रॉफ्स हैं तो वो प्लांट किंगडम के अंडर हमने प्लेस कर दिए, और अगर वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं या दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, उनको हम जिन्हें बोलते हैं हिट्रोट्रॉफ्स, उनको हमने एनिमल किंगडम के अंडर प्लेस कर दिया. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फिर उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया प्लांट्स को उनके साइज के बेसिस पे. तो जो टॉलर थे, बहुत लंबे लंबे प्लांट्स थे, उनको उन्होंने बोला ट्रीज, जो उनसे छोटे थे उनको बोला श्रब्स, और जो बहुत छोटे थे उनको बोला हर्ब्स. सिमिलरली उन्होंने एनिमल्स को भी इसी बेसिस पे क्लासिफाई करा दो कैटेगरीज में, कि जिनका ब्लड रेड है और जिनका नहीं है. तो बेसिक क्राइटेरिया को लेके उन्होंने ये डिवीजन की थी. देन केम कैरोलस लिनेयस. So he actually gets the credit of giving two kingdom system of classification. उन्होंने भी सारे organisms को दो kingdom में divide कर दिया था, plantae and animalia. उन्होंने morphological characters के साथ साथ कुछ और characters भी थे जिन पे उन्होंने काम किया था. लेकिन हुआ क्या था? It couldn't explain many important things like where should we place Euglena-like organisms. Euglena एक ऐसा organism है जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, और दूसरा उसके पास सेल वॉल नहीं है, मतलब कि देयर इज अ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन यूग्लिना. सो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये किसका कैरेक्टर होता है? ये एनिमल्स का कैरेक्टर होता है. और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, ये प्लांट्स का कैरेक्टर होता है. तो यूग्लिना में एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं. तो इनको हम किसके अंडर प्लेस करें? प्लांट्स के अंडर प्लेस करें या एनिमल्स के अंडर प्लेस करें? तो ये कंफ्यूजन, ये डिलेमा था. देन नेक्स्ट केम अर्नेस्ट हैकेल. तीसरा अटेम्प्ट करने आए अर्नेस्ट हैकेल. ही प्रपोज्ड 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो उन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दी विच वाज प्रोटिस्टा. वो थी प्रोटिस्टा. तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को जिनकी कंपोजिशन सिर्फ सिंगल सेल है, उनको मल्टी सेल्युलर से अलग कर दो, कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक अलग स्पेसिफिक किंगडम बना दो, जिसका नाम उन्होंने रखा प्रोटिस्टा. सो ही प्लेस्ड ऑल द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इनटू दिस किंगडम. देन प्लांटी सेम, मल्टी सेल्युलर ऑटोट्रॉफ्स, एनिमेलिया मल्टीसेल्युलर एंड हेटेरोट्रॉफ्स. बट स्टिल अभी तक भी सेल की, अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल वाला है या अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल वाला है, तो अगर हम जब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियो वी यूज फॉर न्यूक्लियस. तो जो न्यूक्लियस से पहले ऑर्गेनिजम्स आ गए या जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब कि उनका न्यूक्लियस के ऊपर क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली होता क्या है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है.
तो उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा प्रोकैरियोट्स का? फिर नेकेड, क्योंकि ना कोई मेम्ब्रेन है, ना किसी मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। तो उसको भी इसके अंदर रख रहे थे। और यूकैरियोट्स जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उनका जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर एक मेम्ब्रेन के अंडर प्लेस्ड है, उनको भी इन्हीं में रख रहे थे। सो फिर एक और अटेम्प्ट देने आए मिस्टर कॉपलैंड, फिर आए एक साइंटिस्ट कोपलैंड। सो ही गेव 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मैं किससे अलग कर दूं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स से। तो उन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दी विच वाज मोनेरा। सो उन्होंने बोला जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मोनेरा किंगडम के अंडर प्लेस कर दो। और साथ साथ वो यूनिसेल्युलर भी थे। यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा भी थे, लेकिन प्रोटिस्टा कैसे थे? यूकैरियोट्स, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था। फिर प्लांटी सेम, एनिमेलिया सेम। ठीक है जी, इसको मिल सकती थी ऑथेंटिकेशन, बट क्यों नहीं मिली? क्योंकि फंजाई जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब कि वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन कर रहे थे? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, वो भी इन्हीं के अंडर प्लेस्ड थे। तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं, तो इस वजह से इसको भी हमने नहीं माना। फिर फाइनली केम मिस्टर R.H. विटेकर। लास्ट में आए R.H. विटेकर। ही प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला ठीक है 4 तक तो हो चुके हैं, लेकिन तुम लोगों ने सेप्रोफाइट्स को सेपरेट नहीं किया है। तो उन्होंने सेप्रोफाइट्स के लिए एक अलग किंगडम बनाई, एक अलग किंगडम ऐड की विच वाज फंजाई। सो ही प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो थी मोनेरा विच इंक्लूडेड प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर सेल्स ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्टा which included eukaryotic and unicellular organisms. Then came fungi which include saprophytic and multicellular organisms. ये मैं तुम्हें बेसिक ब्रॉड बता रही हूँ, जिस वजह से इनकी डिवीजन हुई थी, जिस वजह से ये सब एक दूसरे से अलग हुए थे। Then came planting जो कि ऑटोट्रॉफिक हो और मल्टीसेल्युलर हो। Then came animalia जो हिट्रोट्रॉफिक हो और मल्टीसेल्युलर हो। तो इस तरीके से हम आज जो यूज करते हैं वो करते हैं R.H. विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वैसे इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन हुई थी, एक और साइंटिस्ट आए थे वूस। उन्होंने ही प्रपोज्ड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या किया था? जो हमारा ये मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम के मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया। तो वूस ने क्या किया कि बैक्टीरिया की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो थे जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, जो सबसे हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, सबसे ज्यादा एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। तो वो तो थे आर्की बैक्टीरिया। उनका सेल वॉल कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट था यू बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू, क्योंकि हमने यूकैरियोट्स में भी यू देखा विच स्टैंड फॉर ट्रू। तो यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, जो नॉर्मल कंडीशंस में सरवाइव करते हैं या अपनी फेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। लेकिन दोनों का सेल वॉल एकदम कंपोजिशन डिफरेंट था, दोनों की रहने की सिचुएशंस, दोनों के रहने का कंडीशंस बिल्कुल अलग था। तो इस वजह से वूस ने क्या किया? आर्की बैक्टीरिया को अलग किंगडम में प्लेस कर दिया और यू बैक्टीरिया को अलग किंगडम में प्लेस कर दिया। तो फिर फाइनली क्या बनाया वूस ने? आर्की बैक्टीरिया किंगडम, यू बैक्टीरिया किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। तो इस तरीके से उन्होंने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन वो हम यूज नहीं करते क्योंकि R.H. विटेकर ने सारे बेसिक क्राइटेरिया, सारे नेचुरल फिनोमिनन को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन दी थी। इस वजह से हम R.H. विटेकर की क्लासिफिकेशन को वैलिड मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं और उसे ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना स्लॉट यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा एरिस्टोटल आए सबसे पहले, फिर आए कैरलस लिनेयस, फिर आए अर्नेस्ट हैकेल विद 3 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आए कॉपलैंड एंड फाइनली केम R.H. विटेकर।
जिनकी क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं और इसी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है हमारा पूरा चैप्टर। हम हर एक किंगडम को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में फीचर्स, उसके नए नए फीचर्स पढ़ेंगे।